हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 के असाइनमेंट का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हम लोग देखेंगे सैंपल के रूप में। इसको समझेंगे और फिर इसके हिसाब से आप अपना आंसर लिखने के लिए सक्षम हो पाएंगे, लिख पाएंगे। इसमें अच्छे से पॉइंट दिया गया है। बुक का लैंग्वेज है, थोड़ा इसको अपने हिसाब से फिर अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्साय की संधि के गुण और दोषों का परीक्षण करें। वर्साय की संधि जो हुआ था इसका क्या गुण दोष था ये जानना, इसका परीक्षण करना। तो वर्साय की संधि कब, क्यों, कैसे हुआ, इसके बारे में दो तरह के विचार हम लोग यहाँ रखेंगे और दो जगह अलग अलग वर्णन हुआ है। तो पहले इसके बैकग्राउंड को समझेंगे, कैसे क्या हुआ था, और फिर इसके गुण दोषों को समझेंगे। तो चलते हैं हम लोग इसके आंसर की तरफ। तो आपको पता है कि पेरिस का शांति सम्मेलन और वर्साय की संधि ये सब मिला हुआ है। शांति सम्मेलन जो है इसी का एक पार्ट था वर्साय का संधि, यानी शांति सम्मेलन, शांति समझौता ये है क्या, इसको आप यहाँ पढ़ करके समझ सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक, तो ये युद्ध विराम कैसे हुआ, इस पर सिग्नेचर करना पड़ा था कि हाँ हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। जर्मनी को हार मानना पड़ा था और ये हार मानने के बाद उन्होंने बहुत कुछ कुर्बानी उनको सहना पड़ा। तो वही यहाँ पर चर्चा हुआ है। और जो भी दोनों पार्टी में समझौता हुआ तो समझौता कराने के लिए शांति समझौता हुआ, उसको कहते हैं शांति समझौता। उसी में से एक है वर्साय का संधि। आप यहाँ देख रहे हैं कि लगभग 5 वर्ष तक लगा था शांति समझौता करने में। इसमें से कब क्या हुआ है यहाँ पर आपको ये सब जानकारी की आवश्यकता है, तभी आप समझेंगे कि वर्साय की संधि का क्या महत्व है। वर्साय की संधि जो है 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुआ। फिर 10 सितंबर 1919 को ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मेन की संधि हुआ। इसी तरह से है न्यूली संधि हुआ, सेब्र संधि हुआ, लोसाने संधि हुआ। ये सब अलग अलग समय में हुआ, लगभग 5 साल में सारा संधि हुआ। सबको मिला करके संयुक्त रूप में शांति समझौता, पीस सेटलमेंट कहते हैं। और इसके बाद ऐसा माना गया कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसी में इतना किसी को दबाया गया जर्मनी को कि वो उसके अंदर में असंतोष की भावना थी, बदले की भावना थी, और वो बदले की भावना फिर द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में 20 वर्ष के बाद लगभग जो है फिर उभर कर सामने आया। तो ये वर्साय की संधि देख रहे हैं आप, यहाँ पर है 6 मई को 1919 को वर्साय की संधि का जो प्रारूप था वो बनकर तैयार हो गया। 230 पृष्ठों में यह छपा था। एक संविधान की तरह से यह था जिसका 15 भाग था, जिसमें 439 धाराएं थी और 80,000 शब्द थे। इसमें जर्मनी का जो व्यवस्था होगा, कैसा होगा, उसका विस्तृत वर्णन किया गया था। राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जो है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका भी संविधान इसमें शामिल था, और भी कई प्रोविज़न थे। तो ये एक संविधान के रूप में संधि था। इसको कहा गया था कि आप जो है इस पर साइन करिए, लिखित में आप स्वीकारिए कि हम इस संधि को स्वीकार करते हैं। तो वहाँ पर जर्मनी के जो पब्लिक का, जनता का भावना था, मीडिया का भावना था, नेता का भावना था कि इस पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन इनको कहा गया कि अगर आप साइन नहीं करेंगे तो आपको ज़बरदस्ती साइन कराया जाएगा, बर्लिन में अवश्य साइन करना पड़ेगा। और वही हुआ कि उनको जो है ले गया वहाँ पर कैदियों की भांति, और वहाँ पर जाकर के साइन कराया गया था। जो जर्मनी के प्रतिनिधि थे पेरिस में पहुँचे थे और वो 3 बजे के समय में लगभग 28 जून को उनको साइन करने के लिए विवश किया गया। हस्ताक्षर के समय में जो है जर्मनी प्रतिनिधि ने कहा कि हमारे प्रति
फैलाई गई उग्र घृणा की भावना से हम सुपरिचित हैं। हमारा देश दबाव के कारण आत्मसमर्पण कर रहा है। यहाँ देखिए अंदर में दिख रहा है कि यह स्वीकार नहीं कर रहा है दिल से, दबाव के कारण कर रहा है, किंतु वह यह कभी नहीं भूलेगा कि यह अन्यायपूर्ण संधि है, यानी यह सही संधि नहीं है। वो मान रहा था, जान भी रहा है, लेकिन मजबूरी में क्या करेगा। दूसरे दिन जर्मनी के एक समाचार पत्र में भी यह लिखा था लेख कि कहीं हम भूल न जाएं कि हमारे साथ क्या हुआ है। और आगे भी लिखा था कि संसार के राष्ट्रों में जर्मनी अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और तब सन 1939 का बदला लेगा। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बीज इसी संधि में छिपे हुए थे। वर्साय की संधि की प्रमुख व्यवस्थाएं क्या क्या थी वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रादेशिक व्यवस्थाएं, जर्मनी को अल्सेस लॉरेन के प्रदेश फ्रांस को वापस करने पड़े। यानी आप देखेंगे कि इसमें जर्मनी, यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है, आप इसको लिख लीजिएगा। तो जो भी जर्मनी का देश जीता हुआ था, जर्मनी ने जो जीता था वो सब अलग अलग देशों को बांट देना पड़ गया। यानी उनसे सब कुछ छीन लिया गया, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग खान वगैरह सब अलग अलग, जो उनका पूरा डमाडोल करने का स्थिति हो गया। सबको इसको पूरी तरह से कमज़ोर करने का यहाँ पर चाल चला गया। सारी व्यवस्थाएं जर्मनी से छीन ली गई। जर्मनी के जो मेमल था उसको भी मित्र राष्ट्र को सौंप दिया गया। कई देश, कई क्षेत्र उससे अलग हो गए जर्मनी से संधि के द्वारा। राष्ट्र घृणा और प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था और वे मांस का पाउंड नहीं चाहते थे, टुकड़ा नहीं चाहते थे, बल्कि जर्मनी के अर्धमृत शरीर से खून की आखिरी बूंद तक लेना चाहते थे। मतलब क्या कि जर्मनी को जिंदा तो छोड़ना ही नहीं है, उससे चूस चूस करके सारा खून निचोड़ लेना। यानी जहाँ भी मजबूत होने की उसका कुछ है आधार, उस सबको कमज़ोर कर देना उद्देश्य था मित्र राष्ट्रों का। वर्साय की संधि इतनी त्रुटिपूर्ण थी कि उसका जन्मदाता जो था, जिसने उसको लिखा था और हस्ताक्षर करता जो जर्मनी सब थे, कोई भी उससे संतुष्ट नहीं था, सब असंतुष्ट थे, खुश नहीं था कोई। और उसके क्या दोष थे, तो दोष यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग पॉइंट में है, ये भी आपके लिए अच्छा है कि असंभव, अपमानजनक और कठोर शर्तें लागू की गई थी जर्मनी को कुचलने के लिए। एक पक्षीय शर्तें थी ये। इस पर ये जो शर्त इसमें जितने भी था वो मित्र राष्ट्रों ने जबरदस्ती जर्मनी पर थोपा था, जर्मनी का इसमें सहमति नहीं था। यानी एक पक्ष का ये शर्त था और इसको लागू किया गया। आरोपित संधि, ये संधि जो है आरोपित किया गया था वर्साय की संधि। यह संधि जर्मनी पर उसकी इच्छा के विरुद्ध थोपी गई थी। जर्मनी से किसी प्रकार की बातचीत भी नहीं की गई थी कि आपके साथ ये शर्त लगा रहे हैं कि आप मानने को तैयार हैं कि नहीं। स्पष्ट कहा गया कि आपको जो भी शर्त लगाएंगे मानना ही पड़ेगा। और क्षणिक भावावेशों पर आधारित थी संधि। उस समय का जो तत्कालिक गुस्सा घृणा था, उसी से ये इतना कड़ा रुख अपनाया गया था। जर्मनी में प्रजातंत्र की जबरन स्थापना की गई थी। जबरदस्ती प्रजातंत्र, लोकतंत्र को किसी देश पर नहीं थोपा जा सकता, लेकिन वहाँ पर राजतंत्र की अभ्यस्था थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर दे दिया गया जबरदस्ती इस तरह से प्रजातंत्र को। अनेक छोटे राज्यों का निर्माण किया गया, वहाँ पर से तोड़ तोड़ करके उनके राज्य को बांट दिया गया, तोड़ दिया गया और टुकड़ा कर करके कई राज्य का निर्माण किया गया, जो फिर बड़ी शक्तियों के प्रभाव के शिकार हो गए। अलग अलग बड़े देश ने फिर उसको अपने कब्जे में ले लिया, जैसे ऑस्ट्रिया है, चेकोस्लोवाकिया है, लैटविया है, लिथुआनिया है आदि राष्ट्र जन्म लेते ही ऐसी समस्याओं में उलझ गए जिनका समाधान बड़े शक्तियों के हाथ में था। यानी उसको अकेला नहीं रहने देना है, वो फिर किसी न किसी के संरक्षण में चला गया। राष्ट्र संघ दुर्बल राज्यों के सुरक्षा के साधन नहीं जुटा सका। इस प्रकार वर्साय संधि ने नवीन साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया। जो सारा एक जगह जर्मनी के हैंड में था उससे हटा के अलग कर दिया गया, फिर उस पर लोग टूट पड़ा कब्जा करने के लिए। और संधि ये जो था ये विश्वासघाती संधि था। जर्मनी का ये आरोप था
कि हमारे साथ जो है विश्वासघात किया गया, हमारे कोई भी वचनों का ध्यान नहीं रखा गया जो भी हमसे वादा किया गया था। वर्साय की संधि विल्सन के उन सिद्धांतों और 14 सूत्रों के विपरीत थी जिनके आधार पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करवाने के लिए जो भी बात हुआ था उस सब से विरुद्ध ये लिखा गया था। संधि की शर्तों पर आक्रमण करते हुए जर्मन सरकार ने कह दिया था कि एक संपूर्ण राष्ट्र को अपनी मृत्यु के आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है कि तुम साइन करो और सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा कहने के लिए कहा गया। ये 1919 के यूरोप की अपेक्षा महायुद्ध के बाद जर्मनी को अपेक्षाकृत छोटा, निर्धन, निर्बल तथा अपमानित कर दिया गया, पूरी तरह से कमज़ोर करने का साजिश रचा गया। फिर यहाँ से जो है संघर्ष का नया दौर शुरू हुआ और वर्साय की संधि ने यूरोपीय राष्ट्रों में विश्वव्यापी संघर्ष कर लिया, सत्ता के लिए संघर्ष की नई शुरुआत कर दी। वही छोटे छोटे राज्य को उनके हक को लूटने का काम करने लगा। फिर इन दोषों के कारण वर्साय की संधि की कटु आलोचना की गई। फिर वर्साय की संधि का औचित्य और महत्व क्या था, इसको देखते हैं। वर्साय की संधि को एकदम अनुचित और अन्यायपूर्ण कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि फिर बड़ा समय हो जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत विशेष है नहीं। ये कठोर था और ठीक नहीं माना जाता था इसको। वर्साय की संधि जो है कठोरता का कारण क्या था, तो मित्र राष्ट्रों का जनमत जर्मनी के कदम के विरुद्ध था, एकदम से विरुद्ध था वो। यदि शांति सम्मेलन के प्रतिनिधि जर्मनी के प्रति थोड़ा भी उदार रुख अपनाते तो संभव था कि कुछ देशों में वहाँ की सरकार के विरुद्ध विद्रोह हो जाता। मतलब चाह रहा था कि इसको किसी तरह से कमज़ोर करना है तो इसके लिए कठोर रुख अपनाना ही पड़ेगा। सबका अपना अपना तर्क होता है। शांति सम्मेलन में विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि आए थे उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी, आग्रह था और अपना अपना विचार उसमें सबने शामिल किया, इसीलिए इसमें दोष आ गया। फिर भी इसका दोष होने के बावजूद इसका महत्व कम नहीं था। इस संधि द्वारा भविष्य में राष्ट्रों के बीच युद्ध टालने की दिशा में एक कदम उठाने की कोशिश की गई कि अब युद्ध आगे नहीं होगा और संसार में शांति स्थापना के लिए जो है राष्ट्र संघ जैसी संस्था की नींव डाली गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संघ थे, मजदूर संघ आदि का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को न्याय के आधार पर तय करने की चेष्टा आरंभ, कम से कम शुरुआत तो वहाँ से हुआ, ये है। इसीलिए कहा गया कि वर्साय की जो संधि है दोषपूर्ण होते हुए भी संसार के इतिहास में एक नए दृष्टिकोण की सूचक थी। वर्साय की संधि फिर विफल कैसे हो गया और द्वितीय महायुद्ध फिर कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी यहाँ पर दी गई है कि वर्साय की संधि का उद्देश्य था यूरोप में अस्थायी शांति स्थापित करना, किंतु संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद से ही भावी रक्तपात और विनाश लीला शुरू हो गई, लेकिन वो शांति नहीं हुआ। दोनों महायुद्धों के मध्यवर्ती काल में संधि की व्यवस्थाओं को तोड़ा मरोड़ा जाता रहा और इस तरह संसार द्वितीय महायुद्ध की ओर बढ़ता रहा। मतलब संधि को भी बीच में तोड़ मरोड़ करके अलग अलग रूप में पेश किया जाता रहा। इस संधि के अनेक भाग मित्र राष्ट्रों की सहमति, उपेक्षा और विरोध से संशोधित और भंग होते चले गए और जर्मनी ने संधि की व्यवस्थाओं को ठुकराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब उतना दबाया गया तो उसने भी फिर इसका विरोध करना शुरू किया। इस कथन में वस्तुतः कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में किसी भी संधि में इतनी तीव्र गति के साथ तोड़ मड़ोड़ और संशोधन नहीं हुए जितने कि इस संधि में। 1926 में जब जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान की गई तो संधि के प्रथम भाग में संशोधन किया गया। युद्ध अपराधियों संबंधी 7वां भाग कभी भी ठीक से कार्यान्वित नहीं हो सका, यानी ये राष्ट्रसंघ काम नहीं किया सही से। जर्मनी सम्राट विलियम जो थे उनको भी परेशानी हुआ था। चलिए ये बात तो हो गई। आगे आप पेरिस की शांति परिषद के रूप में आप देखेंगे कि क्या क्या और भी बातें कही गई है। लैंगसफ कहते हैं कि वर्साय की संधि की शर्तें बड़ी कठोर और अमानवीय थी और उनमें बहुत सी शर्तों को पूरा करना असंभव था।
जनरल फांच भी बोलते हैं कि वर्साई संधि संधि न होकर 20 वर्षों का एक विराम काल है, क्योंकि बाद में फिर युद्ध हुआ था। इसी प्रश्न को प्रश्न उत्तर के रूप में जो दिखाया गया है, आप ये भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जो आंसर दिया गया है इस क्वेश्चन का, इसको कैसे पूछा जाता है ये देख लीजिए कि प्रथम महायुद्ध के पश्चात पेरिस की शांति सम्मेलन के विभिन्न कारणों का वर्णन करो और इस कथन की विवेचना करो कि पेरिस की संधि केवल 20 वर्षों तक ही सीमित रही। तो वास्तव में यही बात हुआ था। और वर्साई की संधि के प्रमुख निर्णयों की आलोचनात्मक वर्णन करो, ये प्रश्न है। या जर्मनी का पतन हो गया, उसको लीग ऑफ नेशन की भी सहायता प्राप्त करने की अनुमति न मिल सकी, इस कथन की व्याख्या कीजिए और वर्साई की संधि पर प्रकाश डालिए। 1919 के यूरोप के समझौता का विवेचना करिए। ये सारा क्वेश्चन एक ही चीज़ को बताता है। प्रथम महायुद्ध के उपरांत सीमा में जो परिवर्तन विभिन्न राज्यों में हुए उनका वर्णन करो। यूरोप की समस्या के लिए वर्साई एक जो संधि हुई थी एक अस्थायी समझौता नहीं था, इसको समझाने के लिए कहा गया। तो वही सारा बात यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखेगा कि 4.5 वर्ष युद्ध उपरांत दोनों जो है पक्षों को हानि हुई थी, फिर उन्होंने जर्मनी को समर्पण करने के लिए मजबूर किया और फिर जो है इस युद्ध विराम के बदले में यहाँ पर साइन कराया गया था। अब प्रश्न यह उत्पन्न हो गया कि किस प्रकार इस भीषण नरसंहार एवं धन की बर्बादी के पश्चात इस कोलाहलपूर्ण वातावरण की विशृंखलता को अस्थायी शांति की परिस्थिति में कैसे बदला जाए। विजित एवं विजयी पक्षों ने अस्थायी शांति की स्थापना के लिए प्रयास पर प्रारंभ करना शुरू किया था और ये दिया, और जबरदस्ती कई चीज़ इस पर थोपा गया। मित्र राष्ट्रों ने 85 प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अनेक राष्ट्रों के मंत्रियों, पत्र प्रतिनिधियों आदि ने भी भाग लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो, जापान के प्रधानमंत्री सेओजी, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो इस सम्मेलन के प्रमुख 5 बड़े व्यक्ति थे। क्लीमेंसो ने इस परिषद की अध्यक्षता की थी। इनमें से राष्ट्रपति विल्सन ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि रण क्षेत्र की भीषण विभीषिका एवं नरसंहार से दूर शांति स्थापना के आदर्श उपायों पर गंभीरतापूर्वक चिंतन एवं मनन कर रहा था। उसने ही 14 सिद्धांतों के रूप में अपने शांति स्थापना के आदर्श उपायों को सामने परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में इनकी बात को कम आंका गया था। वही प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन और लोगों का साथ होने के कारण उसमें बहुत चीज़ कई संशोधन होकर के कई और चीज़ घुस गया जो अन्यायपूर्ण था। परिषद का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि युद्ध का वातावरण खत्म हो और शांति का स्थापना हो। यहाँ पर और भी चीज़ दिख रहा है आपको, इसको देख लीजिए। आदर्श एवं यथार्थवाद का संघर्ष था। यथार्थ में उसका खुला विरोध हुआ था, क्योंकि सम्मेलन की स्थिति प्रारंभ से ही आदर्शवाद के अनुकूल नहीं थी। सम्मेलन लग रहा था कि अन्यायपूर्ण होगा, जबरदस्ती इसको कमज़ोर किया जाएगा। संधि के नियमों को निर्धारित करने का कार्य 5 बड़े मंत्रियों के तथा विदेश मंत्रियों की 10 सदस्यीय परिषद को सौंपा गया और इस प्रकार राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्रों में से प्रथम का उल्लंघन किया गया। कई बार इनके नियमों को घोटा गया था। जर्मनी से पूछना था, जर्मनी से पूछा ही नहीं। सम्मेलन का राष्ट्रीय स्वार्थ भी था। पेरिस की शांति परिषद में एक ओर तो राष्ट्रपति विल्सन का आदर्शवाद था और दूसरी ओर यूरोप के विभिन्न विजेता राष्ट्रों की राष्ट्रीय सुरक्षा की तत्कालीन आवश्यकताएं थी। तो सब अपने अपने स्वार्थ को लेकर के इसमें काम कर रहा था और फिर इसीलिए सही से वो नहीं बन पाया। संधि पत्र पर हस्ताक्षर जो है 7 मई को जर्मनी प्रतिनिधियों के सम्मेलन में बुलाया गया और उन्हें संधि के नियम का प्रारूप दिया गया और कहा गया कि 3 सप्ताह के भीतर अपने लिखित वक्तव्यों को देने का कहा गया। कैसे नहीं, लिखित में आप दीजिए कि स्वीकार करते हैं कि नहीं। जर्मनी साम्राज्य के जन्मभूमि में ही उसकी अंतिम क्रिया, कह सकते हैं कि जहाँ जन्म हुआ वहीं जर्मनी को मारने का, उसको श्राद्ध करने का
एक प्रक्रिया अपनाया गया था। ये वर्साई की संधि का आलोचना भी हुआ है। यूरोप कई भागों में बट गया था। आलोचना में कई पॉइंट रह गए हैं। विल्सन के सूत्र केवल सूत्र बन करके रह गए। उसके 14 सिद्धांत जो थे केवल निराशाएं ही रह गई, मतलब वो लागू नहीं हो पाया। शांति व्यवस्था में असफलता हुई। आप पॉइंट वाइज देख लीजिए इसको, इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। किसने क्या कहा? किल हाउस ने अपने डायरी में लिखा था कि आई शुड हैव प्रिफर्ड ए डिफरेंट पीस। ये जो था इसको सही नहीं माना और कहा कि दूसरे तरह से शांति होनी चाहिए। जर्मनी की इसमें अत्यधिक हानि हुई थी। फिर आगे पॉइंट है कि बदले की संधि, ये बदले की भावना से संधि का विचार हुआ था। इस संधि का एक अर्थ यह कहिए कि विजयी राष्ट्रों को ही लूट पर अधिकार है, यानी जो जीता वही ना लूटेगा, और लूटा उस समेत राष्ट्रों ने जर्मनी को। जर्मनी के देशभक्तों ने इस संधि को खून का कड़वा घूंट पीकर ही स्वीकार किया था, जबरदस्ती साइन किया था, और इसका बदला द्वितीय महाविश्व युद्ध में ले लिया गया था। सहयोगियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था। जर्मनी का तो ऐसा कुचल दिया गया था कि वो फिर अपना सर नहीं उठा सके। उसके उद्योग का नाश कर दिया था, साधन पर प्रहार किया, निरीह जनता पर भी कठोर अत्याचार किया गया कि अपना अस्तित्व को भूल जाए। और उसके सहयोगी जो थे उसको भी बहुत बदनाम किया गया, परेशान किया गया। ऑस्ट्रिया को एक अत्यंत छोटा देश बना दिया गया। हंगरी ने स्वतंत्रता की प्राप्ति कर ली। ऑस्ट्रिया के ऊपर अत्याचारों के कारण एक नवीन विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ जो कि यूगोस्लाविया के नाम से मशहूर हुआ। ऑस्ट्रिया का महत्व दिन प्रतिदिन कम होता गया। मित्र राष्ट्र मैत्री संघ ने जर्मनी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथियों को भी स्थिति को नीचा करने का सफल प्रयास किया। इस प्रकार सिद्ध होता है कि वर्साई के सम्मेलन में कुछ चंद व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वार्थों का पालन ही हुआ था। फलस्वरूप वर्साई संधि में मानवता का विनाश करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीयता का विरोध भी इसमें हुआ था। विभिन्न देशों की जनता अपने को उस देश की जनता की सभ्यता संस्कृति में ढाल पाएगी या नहीं ढाल पाएगी, इस दशा में निश्चित था कि उन्हें सांस्कृतिक सभ्यता के प्रश्न पर फिर दिक्कत होगा, मतभेद रहेगा, जिससे कि शांति स्थापना का भय किसी भी स्थान पर उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण स्वरूप जो है 2,30,000 जर्मन टायरोल निवासी और 13 लाख यूगोस्लाविया निवासी इटली को सौंप दिए गए। भाई अपनी संस्कृति में जीने वाले लोग जब दूसरे देश में सौंप चले जाते हैं तो उनकी संस्कृति में डिफरेंस होता है, मतभेद हो जाता है, फिर एक दूसरे की भावना को समझ नहीं पाता है, तो राष्ट्रीयता का यहाँ पर विरोध होता है। विल्सन के सिद्धांतों का भी विरोध हुआ था। जो उसने लगाया नियम वो नहीं हो पाया था। विजेता शक्तियों ने विल्सन के सिद्धांतों की अवहेलना की थी। निशस्त्रीकरण का विरोध हुआ था कि सारे शस्त्र छीन लिए जाएं। शांति स्थापना करने के लिए शस्त्र में और युद्ध के लिए जो हथियार चाहिए था वो सब उसका विनाश कर दिया जाए, और यही कारण था कि निशस्त्रीकरण करके कमज़ोर करने का जो उद्देश्य था इसका विरोध किया गया। सभी देश अपने अपने सेनाओं में वृद्धि और प्रलयंकारी आयुधों के निर्माण में पुनः प्रतिस्पर्धा रखने वाले थे, फिर कंपटीशन होने वाला था। आज छीन लिए, फिर क्या नए ढंग से कल बनाने का खतरा उत्पन्न हो गया। यही विश्व शांति के लिए खतरा था। इस प्रकार विजयी राष्ट्रों ने निशस्त्रीकरण के नियम अधिकतर पराजित राष्ट्रों के लिए ही बनाए कि तुम हथियार नहीं रखना। अभी हाल फिलहाल तक आप जानते हैं कि 1998 तक जो है भारत को भी नहीं था कि परमाणु बम बना सकें, उसका एक्सपेरिमेंट कर सकें। अटल बिहारी वाजपेयी ने चोरी चुपके छिप करके, समझिए, बिना अमेरिका को बताए, बिना परमिशन के जबरदस्ती अचानक जो है वो ब्लास्ट कर दिया
अपना परीक्षण कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला कि एटम बम का परीक्षण हो गया। जब सफल हो गया तब दुनिया को बताया कि हम भी एटॉमिक पावर बन गए हैं, हमने परीक्षण कर लिया। अमेरिका लोग जब देखा कि परीक्षण हो गया, अब उसको स्वीकार करना पड़ा, नहीं तो वो परीक्षण करने देना ही नहीं चाहता था कि बनाओ और हमको चुनौती दो। इटली को इससे निराशा हुए थे। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने उनको अलग लालच दिया था कि तुमको बहुत फ़ायदा देंगे। युद्ध के पश्चात बड़ी बड़ी आशाएं थी उसकी, उसने क्षति भी उसको सहन करना पड़ा था। उसकी सेना के 17.5 लाख व्यक्तियों का वध हो गया था। उसका युद्ध भी लगभग $12 करोड़ के लगभग हुआ था, लेकिन उसको मिला क्या? टेटिनो, दक्षिणी टायरोल, डलमानिया का थोड़ा सा प्रदेश ही मिला उसको, नुकसान ही उसको हुआ। जो जितना चाहिए उतना उसको मिला नहीं, जो भी चाहता था वो सब इसको नहीं मिला। यही कहिए संधि का आज्ञात्मक स्वरूप। संधि जो होता है वो समझौता का स्वरूप होता है, एक दूसरे की सहमति होती यहाँ लेकिन ऐसा नहीं था। ये आज्ञा के रूप में, ऑर्डर के रूप में था कि ये करना पड़ेगा, इसको करो। ये इसका सही रूप नहीं था। वर्साय की संधि की जो आंतरिक कमजोरी था, जर्मनी के दक्षिण एवं पूर्व में छोटे राज्य बनाना नहीं था। तो ये सीमेन का मत है, अपितु इनको बनाए रखना था, उनके अस्तित्व की रक्षा करने में था। 1927 तक फ्रांस विभिन्न राज्यों से संधि कर चुका था, किंतु औपचारिक रूप से संधि करना इस तथ्य पर जोर देने के लिए कि वर्साय संधि का परिणाम फ्रांस का आदर्श यूरोप था, अनावश्यक था। इस संधि को क्लेमेंसो की शांति भी कहा जाता है। तो इस तरह का कई विचार इसमें आया है। तो आप इसको छांट करके, इसको समझ करके फिर अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा बन जाएगा। आप सबका अंतिम समय तक रहने के लिए धन्यवाद।